बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 T20 मैचेस की ये सीरीज जो कि शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेली जानी है, पहला मैच जिसका हो गया और पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान की टीम एक मरतबा फिर 20 ओवर पूरे खेलने में नाकाम हो गई। 19.3 ओवर्स में पाकिस्तानी पूरी टीम 110 रन बनाकर पवेलियन लौट गई, जिस पर बांग्लादेशी टीम ने जनाब आसानी से वो हदफ अबूर कर लिया। और जिस तरह की शिकस्त और जिस तरह की क्रिकेट बांग्लादेश की जानिब से खेलेगी, प्लस अगर कंपैरिजन किया जाए जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान की, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान कभी टफ कंडीशंस में खेला ही नहीं, जहां पर बॉल ब्रेक हो रहा हो, जहां पर बॉल फंस कर आ रहा हो, थोड़ी सी वेरिएशन हो। पाकिस्तान ने ऐसी कंडीशन कभी जिंदगी में देखी नहीं। इस तरह के क्लूलेस नजर आ रहे थे पाकिस्तानी बैटर्स और उसके बाद सारा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट था वो भी एक्सपोज होता हुआ हमें दिखाई दिया। और बहरहाल अब आवाजें उठने लग गई हैं कि जनाब ठंड पड़ गई, आपको सीनियर्स को बाहर बिठाना, और बड़ी बातें की जा रही थी कि छोटी सीरीज है, कोई बात नहीं, आप यंग टैलेंट को मौका दें। लेकिन यंग टैलेंट को मौका दें, उनको कुछ बताएं भी तो सही ना। इससे ये हमने हासिल किया कि कैंप्स चाहे आप 600 साल के लगा लें, 60 दिन के लगा लें, 40 दिन के लगा लें, कैंप्स कभी भी आपको क्रिकेट नहीं सिखाएंगे। आपको क्रिकेट सीखनी है तो आपको अच्छे लेवल पर अच्छी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, 4 डे 5 डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर ही आप जाकर कोई भी क्रिकेट खेलने के काबिल होंगे। बहरहाल इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब और इसके साथ साथ दीगर भी एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। अहमद सईद साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कल गलती कहां पे हुई? टॉस जीता बांग्लादेश ने, उसने जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। दे नो दैट कि जो विकेट है वो सेकंड इनिंग में किस तरह से बिहेव करेंगे और फर्स्ट इनिंग में हमने किस तरह से फंसाना है इन्हें, ये भी उन्हें पता था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ वेरी गुड टॉस टू विन फॉर बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर जो पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर था कल के मैच को डिसाइड करने में। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि हम सारा कुछ इस टॉस के ऊपर नहीं डाल सकते। अब जब प्रोफेशनल क्रिकेटर जब आप होते हैं तो आप कंडीशंस को रिस्पेक्ट देते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर स्लॉगिंग करता हूं तो मुझे स्लॉगिंग ही करनी आती है, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। आपको कंडीशंस को देखना होता है, और बांग्लादेश की कंडीशंस जो हैं वो ये बताती हैं कि बांग्लादेश ने अपने होम ग्राउंड पर कभी भी ज़्यादा स्कोर होने वाले ट्रैक्स बनाए ही नहीं हैं। बांग्लादेश में हमेशा लो स्कोरिंग ट्रैक्स बनते हैं, और जो लड़के इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, जब पाकिस्तान की टीम पिछली बार बांग्लादेश गई थी तो इनमें से भी 5-7 लड़के उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे, और यही वो लड़के हैं जो पिछले साल बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल कर आए हैं। और इन्हीं लड़कों को आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया था। तो इन लोगों को ये क्यों नहीं पता चला कि लो स्कोरिंग पिचेस के ऊपर बॉल को ज्यादा जोर से नहीं मारना होता। पाकिस्तानी बैटर्स ने अपनी लाइफ को पिच के ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जब वो पावर हिटिंग करने के लिए गए, जबकि ये जो पिच था यहाँ पर आपको लंबा लेके जाना था। आपको 140 150 भी, अगर आप यहाँ 140 पार स्कोर है बाय द वे इस पिच का, अगर आप 140 प्लस स्कोर कर जाते तो मुझे बताएं पाकिस्तान मैच ना जीतता। यकीनन पाकिस्तान की टीम ने मैच, लेकिन लैक ऑफ गेम अवेयरनेस और जो कंडीशन के मुताबिक रिस्पॉन्स करना होता है प्रोफेशनल क्रिकेटर ने, उसकी बहुत ही ज्यादा शदीद कमी महसूस हुई है। और उसकी वजह यह है कि लॉन्गर फॉर्मेट ये खेलना चाहते नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये खेलना चाहते नहीं है, और ओडीआई क्रिकेट जो है वो इनको पीसीबी नहीं खिलाना चाहता। अच्छा, तो जो प्लेयर बनता है ना, वो प्लेयर जो कंडीशंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करे, वो तो तभी बनेगा ना जब वो उन कंडीशन से निकल कर आया होगा। मुझे बताएं मोहम्मद हारिस कितनी बार इस कंडीशन से गुजरे होंगे? मुझे बताएं ये जो लड़के सारे आप में लेकर गए हुए हैं, हसन नवाज को लेकर गए हुए हैं, कितने फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है हसन नवाज? अगर फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी तो कहां ये क्या कैंपों के अंदर सिनेरियो बेस्ड मैच खेल के प्लेयर बन जाएगा? वो तो लगा था अभी कैंप, एक बहुत फैंसी सा कैंप लगा था, उसके 3 मरहले भी थे। हर मरहले के बाद आके इन्होंने लंबे लंबे दावे भी किए कि जी हम तैयारियां कर रहे हैं, हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको शिफ्ट कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट पे। तो कल तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी नहीं थी, कल तो 20 ओवर खेलने थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम वो 20 ओवर खेलने में भी नाकाम रही है। पहली बार ऐसा हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ कि हम 20 ओवर नहीं खेल पाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के खिलाफ हम ऑल आउट हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये जो इस तरह की, अब मैच के बाद हसन साहब ने आकर फरमाया कि जी पिच जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी। तो भाई जो आपने अगली, और हम तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, ये बात आप भी तवातुर सुनते हैं, तो अगला वर्ल्ड कप कहाँ होना T20 का? अगला वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका में। इंडिया पाकिस्तान जाना नहीं है, पाकिस्तान के मैच होने हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की कंडीशंस आप मिला के देखें, बांग्लादेश की कंडीशन नहीं मिलती। मिन वन वही कंडीशन होती है। बांग्लादेश की टीम अभी श्रीलंका में जाके श्रीलंका को सीधे हरा कर गई है, इसलिए कि कंडीशंस उनको वहां पर फेवर करती हैं। तो अगर आप वर्ल्ड कप की भी तैयारी कर रहे हैं
तो पाकिस्तान को इन पिचेस के ऊपर खेलना, इन पिचेस के ऊपर जीतना आना चाहिए। अच्छा, लेकिन हसन साहब को ये क्यों नहीं नजर आया कि जनाब विकेट चाहे जैसी भी है उस पर तो बड़ी तनकीद कर दी। जो 3 रनआउट्स हुए उसके बाद पाकिस्तान ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, उसके बाद पाकिस्तानी बैटर्स ने क्लूलेस शॉट्स खेले हैं, नीचे उतर कर बस बल्ला घुमाया जैसे टेनिस बॉल खेली जाती है, उस तरह की चीजें। अगर कैंप में फिर आखिर क्या किया ये मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको पता चला है कैंप में क्या ये किया है कि जिस तरह से हारिस ने शॉट खेली, ये किया जिस तरह से हसन नवाज ने जो शॉट खेला है, ठीक है, ये किया कि चलो साइम अयूब को तो वो तो आदत से बेचारे मजबूर है, उन्होंने वही खेलना ही खेलना है और उनके लिए सार एक्सपोज्ड है ना, उनको पता है, उन्होंने फील्डर फाइन लेग लिया हुआ तो उन्हें पता था कि इसको यहां पे बॉल करेंगे तो कैच पकड़ा देगा। सेम वैसा ही हुआ। देखिए कैंप में ये हुआ है कि कैंप में वीडियोस बनी है बैट स्पीड की। हाँ, तो पाकिस्तान की टीम हारे या जीते बैट स्पीड की वीडियोस आने चाहिए। अब उन इंटरेस्टिंगली उन बैट स्पीड की वीडियोस में बाबर आजम की बैट स्पीड जो है फखर जमान से ज्यादा थी। तो T20 में स्कोर तो करवाना ही आपने फखर जमान से, तो बाबर आजम को फिर टीम से क्यों ड्रॉप किया हुआ जब उसकी बैट स्पीड फखर जमान से ज्यादा है? तो प्रॉब्लम। और दूसरी बात यह है कि ये जो कैंप था उसमें इंडोर वीडियोस आती थी कि ये स्लॉगर जो है ना, ये स्लॉगिंग करते हुए आपको नजर आते थे। तो कल किन शॉट्स पे आउट हुए हैं? ये उन्हीं शॉट्स पर आउट हुए हैं जो 500 दफा उन्होंने इंडोर सेशंस के अंदर मारी हुई है। मोहम्मद हारिस कौन शॉट मार के आउट हुआ है? मोहम्मद हारिस की इस शॉट की वीडियोस पीसीबी ने कई बार लगाई हैं। तो मसला ये है कि जब इंडोर में आप खेलेंगे ना तो वहां पर आपको बॉल की सेम हाइट आएगी, आप उसी स्पीड के ऊपर जब 4, 5, 6, 7 रिपीटेशंस करेंगे तो 8वीं पावर लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप वही जाके पिच के ऊपर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको वो पिच देखनी पड़ेगी कि वो पिच बिहेव किस तरह कर रही है, और फिर उस पिच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो जिद्दी नहीं होते। प्रोफेशनल्स जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं स्लॉगर हूं तो मैं स्लॉगिंग ही करूंगा, जो मर्जी मैच की कंडीशन हो, जो मर्जी पिच की कंडीशन हो, भाड़ में जाए टीम की जरूरत, मुझे यही करना आता है, मैं यही करूंगा। तो ये प्रोफेशनल्स नहीं होते। तो कैंप में ये हुआ है कि इंडोर सेशंस हुए हैं, उन इंडोर सेशंस में एक ही स्पीड के ऊपर बॉल आती थी जिसको वो 6, 7, 8 रिपीटेशंस करते थे, तो 9वीं 10वीं रिपीटेशन के ऊपर वो लगना शुरू हो जाती थी, और फिर 15वीं 20वीं रिपीटेशन के ऊपर उसकी 4-5 वीडियोस बनाते थे और वो लगा के क्रिकेट बोर्ड का जो हमारा सोशल मीडिया का अकाउंट है उसके ऊपर लग जाती थी कि जी बहुत ज्यादा फैंसी किस्म की तैयारियां हो रही हैं। उसका बैकग्राउंड तो नहीं बताया। आप मुझे बताएं हसन नवाज ने क्या शॉट मारा है? हसन नवाज लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट अक्रॉस दी एंगल जाके क्रॉस शॉट मार के आउट हुआ है। उसे कौन बताएगा? माइक हेसन ने तो कभी क्रिकेट नहीं खेली, वो तो कभी इस कंडीशन से खुद नहीं गुजरा, तो हसन नवाज को कौन बताएगा कि ये शॉट नहीं मारनी? यहाँ पे साइम अयूब की आपने बात की है, साइम ने ये शॉट्स कहाँ मारी हैं? साइम ने ये शॉट्स मारी ऑस्ट्रेलिया में। साइम ने ये शॉट मारी PSL की उन पिचेस के ऊपर जहां पर तेज बाउंस था, तो वो हल्का सा उसको फ्लिक करते थे और वो चली जाती थी। अब मसला ये है कि आपने साइम की उसकी वीडियोस लगा के रील लगा के उसको इतना आदी कर दिया कि वो हर बॉल को वहां खेलता है, और कल तो बाउंस था ही नहीं। कल तो वेरिएबल बाउंस था पिच के अंदर, बॉलर को तो पहले ये पता ही नहीं चल रहा था कि बाउंस है कहां पे, और जब पता चल गया बास अफरीदी को कि यहां पर बाउंस है, वहां दोबारा उसने बॉल ही कोई नहीं की। ये गेम अवेयरनेस है पाकिस्तान की, ये गेम सेंस है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं ही बहुत दुखी हूं इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें अब ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम T20 में लाई करती है 8वें नंबर पे। बांग्लादेश की टीम T20 में रैंकिंग के अंदर लाई करती है 10वें नंबर पे। तो ये 8वें नंबर और 10वें नंबर की टीम का मुकाबला था, जिसमें 10वें नंबर की टीम ने भी 8वें नंबर की टीम को हरा दिया। तो ये बॉटम हाफ की 2 टीमें थी, और अब पाकिस्तानी क्रिकेट का ये हाल हो गया है। मैं आपको बताऊं, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में आखिरी मैच पाकिस्तान ने हराया था बांग्लादेश को, जहां पर इनकी मर्जी की पिच्चें बनती थी, उसके ऊपर मोहम्मद हारिस ने आके 100 भी मार दिया था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर लिया था, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया था कि जैसे किसी वर्ल्ड चैंपियन टीम को शिकस्त दे दी। कहा ना कि जनाब हमने बदला ले लिया। ये मेंटालिटी है, ये टीम का माइंडसेट है, और इसमें मतलब मेरा ख्याल है कि इसको मजीद दिल पे लेने की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि ये दोनों बॉटम हाफ की टीमें हैं। तो बॉटम हाफ की टीमों में से एक टीम अगर हार भी जाए तो कोई बात नहीं, तो इसमें मतलब कोई मसला नहीं। और एक और मैं दुखी दिल के साथ आपको ये बात बताऊं कि आपको हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये जो हमने सीरीज खेलनी है बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, मुस्तकबिल में भी आपको हो सकता है कि इस तरह के नतीजे ही मुयस्सर हैं, क्योंकि कैंपों से कभी प्लेयर नहीं बनते होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कप्तान को क्या रेट करेंगे? कप्तान की एक तो पहली बात है कप्तानी, प्लस कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, जो सिचुएशन बनी हुई थी, कप्तान को चाहिए था जिम्मेदाराना, लेकिन कप्तान इतने शॉर्ट टेम्परामेंट निकले कि उसकी 3-4 गेंदें अगर कप्तान से बीट के होगी, कप्तान जो है वो अपना टेम्परामेंट खो बैठे, और जिस तरह का शॉट कप्तान ने खेला है वो हम सबके सामने। देखिए सलमान आगा जो है वो रन्स तो करते आ रहे हैं पिछले काफी अरसे से व्हाइट बॉल क्रिकेट। मसला ये है ना, सवाल ही फिर इसलिए उठा कि वो माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन क्यों इतने शॉर्ट टेम्पर हो गए? थोड़े से रस्टी दिखाई दिया बहरहाल। वो मतलब जो शुरू की चंद बॉलें उन्होंने खेली उस पर नहीं समझ आया थे उनको
कि पिच किस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन जब आपको इस तरह नज़र आ रहा है कि आपको इस पिच के ऊपर स्टैंड करने में मुश्किल हो रही है और आपकी टीम की ज़रूरत भी ये है कि आपको इस पिच के ऊपर रुकना है, दूसरे एंड पे फ़खर जमान खड़ा हुआ है जो सेट हो गया हुआ है, जो स्कोर बना रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत थी इतने रैश शॉट मारने की। तो मुझे ये लगता है कि अगेन वही बात है, जो गेम अवेयरनेस का मसला है, वो चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे यंग लड़के हों, उन सब के अंदर नज़र आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि जब से हम डेटा ड्रिवन हुए हैं, जब से हमने ये सीखा है कि डेटा की बुनियाद पर टीमें किस तरह बनती हैं, उस वक्त से हमारे प्लेयर्स के अंदर ये सलाहियत ख़त्म हो गई है कि वो पिच को आगे रीड करें। तो जब पिच को रीड नहीं करेंगे, जब पिच को समझेंगे नहीं, आप अगर 17 साल 18 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं ना, ये बात किसी भी सीनियर क्रिकेटर से आप पूछ देख लीजिएगा, 18-19 साल क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर भी हर सुबह जाके पिच को देखता है और उसके मुताबिक वो फैसला करता है। दूसरा मैच इसी पिच के वेन्यू के ऊपर होना है, लेकिन ये हो सकता है कि 2 दिन के अंदर इस पिच का बिहेवियर बदल जाए। ये हो सकता है कि ये पिच पहले से ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो जाए। ये हो सकता है कि इस पिच के ऊपर फिंगर स्पिनर को पहले से ज्यादा मदद मिले। लेकिन ये बातें आपको तब पता चलेंगे जब आप जाकर पिच देखेंगे। आप तो पिच देखते नहीं है, आपको जो टीमों के कप्तान जो है वो आकर बता देते हैं कि जी हम अच्छा ठीक है, ब्रेक लेनी मुझे ब्रेक लेते जी। एक ब्रेक के बाद जब सलमान मिर्जा ने डेब्यू किया, अच्छा डेब्यू है, उसके बाद हमेशा से ये पहले भी रहा है कि बॉलर्स जो हैं वो बैटर से ऊपर चले जाते हैं। जो मोहम्मद नवाज हैं वो खुशदिल से ऊपर भेजना, हालांकि खुशदिल को वापस टीम में लाए इसलिए गया था कि बीपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया है। एक ब्रेक पर इस पर बात करें, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज, जो कि पहला मैच पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इस मैच में ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कप्तानी को लेकर, उसके अलावा हमारे बॉलर्स से सलमान मिर्जा जो कि न्यू एडिशन और उनका डेब्यू करवाया गया अगेंस्ट बांग्लादेश। माइक हसन खुद जाकर उनके रूमर बता कर आए और एक्सप्रेशन जो थे वो तमाम चीज़ें कह रहे थे कि सलमान मिर्जा की मेहनत जो है वो रंग ले आई है। अहमद साहब, सलमान मिर्जा की कल की परफॉर्मेंस, तीसरा खिलाड़ी भी आउट, 3 विकेट्स भी ले सकते थे डेब्यू पे अगर पीछे वो हारिस कैच पकड़ लेते, लेकिन कल हारिस के हाथों में जो है गेंद नहीं आ रही थी। सलमान मिर्जा की परफॉर्मेंस किस तरह से देख रहे हो? लेकिन सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देनी चाहिए सलमान मिर्जा को कि उन्होंने उस फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट में उन्हें पहले PSL में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उस फॉर्मेट के वो एक्सपर्ट भी नज़र आते हैं, उस फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने और बहुत ही शानदार उन्हें परफॉर्मेंस दी। और सबसे ज़्यादा मुझे तो ये लग रहा था कि जो पहला मैच खेला है लड़का, उसकी गेम अवेयरनेस बाकी लड़कों से ज़्यादा नज़र आ रही है हमें। वो वेरिएशंस का भी इस्तेमाल कर रहे थे, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बॉल को जो है वो अंदर ला रहे थे, बाहर ला रहे थे, बाउंस भी उनको मिल रहा था पिच के अंदर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि जिस पिच के ऊपर सलमान मिर्जा आउट कर रहे हैं वहाँ पर अब्बास आफरीदी को आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि उनको विकेट नहीं मिल रही। तो वजह तलाश करने के लिए मुझे वापस जाना पड़ा PSL के एक मैच के ऊपर। अच्छा। लाहौर और कराची के मैच में आपको याद होगा कि मतलब ग्रीन विकेट्स बनना शुरू हुई थी इस PSL में। आपने पूरा सीजन हमने कवर किया था यहाँ पर, उसके ऊपर बात भी कर रहे थे हम। तो ग्रीन पिच के ऊपर जहाँ पर बाउंस मिल रहा था विकेट फास्ट बॉलर को, वहाँ पर ये बैक ऑफ दी हैंड स्लोअर वंस मारे जा रहे थे अब्बास आफरीदी, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे इस पूरे PSL में वो। और कल जब उनको वहाँ पर हल्का सा आखिरकार बाउंस मिलना शुरू हो गया 2-4 बॉलें करने के बाद, तो ना कप्तान ने उन्हें बताया, ना खुद उनके अंदर इतनी सेंस डेवलप हुई कि मैं इसको अगर कंसिस्टेंटली हिट करता रहूं जहां पर बैट्समैन परेशान हो रहा है तो हो सकता है कि मुझे यहां पर विकेट्स मिल जाए। लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं पता कि अब यही फ़र्क था सलमान मिर्जा और अब्बास आफरीदी की। तीसरे ओवर में जो सलमान मिर्जा ने ओवर करवाया, जो 5वां ओवर था बांग्लादेश के इनिंग्स का, उसमें एक छक्का खाने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ 6 रन कंसीड किए सलमान मिर्जा ने। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी कंसिस्टेंट बॉलिंग उन्होंने करवाई, और उस कंसिस्टेंट बॉलिंग में उनको 2 विकेट भी हासिल हुई। अनफॉर्चुनेटली एक कैच उनकी बॉल पर गिर गया, अगर वो कैच हो जाता तो हो सकता था कि बाकी बॉलर्स को भी उससे हेल्प मिलती। लेकिन अगेन आपके पास अगर JF-17 थंडर भी हो और आपको वो चलाना ना आ रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप नहीं उससे कोई फ़ायदा उठा सकते। सलमान मिर्ज़ा के पास जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल सलमान अली आगा जो है वो दुरुस्त अंदाज में करने में कामयाब नहीं हुए। और सबसे मतलब आयरॉनिक बात है ये बहुत ज़्यादा, 3 ओवर आपने करवाए हैं एक बॉलर से, आप टोटल डिफेंड कर रहे हैं 110 रन। जिस बॉलर से आपने 3 ओवर करवाए हैं उसने 16 रन देकर 2 विकेटें आपको लेकर दे दी हैं ऊपर तले, तो उसका चौथा ओवर आपने वहां क्यों नहीं करवा दिया? जब आप लो टोटल डिफेंड कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने मेन बॉलर से तमाम ओवर करवाने की कोशिश करते हैं और वो जल्द अज जल्द करते हैं ताकि आपको विकेट्स हासिल हों। बांग्लादेश ने, आप ये देखते हैं ना कि बांग्लादेश की विकेटों के ऊपर स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है। वहां पर भी उसने मुस्तफीज से 4 ओवर करवाए हैं, वहां पर भी उसने तस्कीन से 3 ओवर करवाए हैं, 7 ओवर फास्ट बॉलर से उन्हें करवाए हैं, इसलिए कि वो उनके मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स हैं। और मुस्तफीज ने 4 ओवर करवा के सिर्फ 6 रन दिए हैं उन 4 ओवरों में।
तो मुझे नहीं पता कि सलमान मिर्ज़ा के पास इतनी सलाहियत है भी तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। बाकी बॉलर्स को, फ़हीम अशरफ को बॉल देने के बजाय साइम अयूब को बॉल पकड़ा दी गई, जबकि पूरे PSL में फ़हीम अशरफ जो है वो नया बॉल करते रहे हैं। और साइम अयूब का एक ओवर अगर अच्छा हो गया तो फिर दूसरा ओवर, साइम जो है ना वो मिस्ट्री बॉलर है, उसको एक ओवर देना सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए होता है आमतौर पर कि बैट्समैन इसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अगला वो उन्होंने उसे कराया, उन्होंने 2 छक्के लगा दिए। अब 111 रन आप उसका डिफेंड कर रहे हैं और आपका बॉलर जो है वो पावर प्ले के ओवर में आके 2 छक्के खा जाए, जबकि पहले 3 ओवरों में आपने सिर्फ 14 रन कंसीड किए हैं, तो प्रेशर सारा खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि कल के मैच में मोरलेस पाकिस्तान यही प्लेइंग 11 इसी से ही जाएगा और शायद जाना भी चाहिए, एक और चांस दे के देखने चाहिए। देखिए यहाँ सुफियान मुकीम लेकिन सीखने का मौका, आप सुफियान मुकीम यहाँ ट्राई क्यों नहीं करते? पूरे पाकिस्तान में अबरार अहमद तो एक स्पिनर नहीं है ना। अगर आपने फिंगर स्पिनर नहीं भी निकालना, कोई फिंगर स्पिनर को ये पिचें जो है वो ज़्यादा हेल्प करती हैं बांग्लादेश की। नवाज को चलो खिला लें आप यहाँ पर, लेकिन अबरार ने कैच छोड़े हैं, अबरार ने आपको विकेट लेकर नहीं दिया है। अबरार ने सिर्फ और सिर्फ वो जो पोज उन्हें मारा था एक चैंपियंस ट्रॉफी में इस तरह करके, और वो जो बांग्लादेश के खिलाफ कजाफे स्टेडियम में विकते हैं कि उन्हें ये पोज मारा था, मुझे नहीं समझ में आ रही कि सुफियान मुकीम क्यों नहीं खेल रहे। दूसरी बात यह है कि साहबजादा फरहान बेचारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल चल रहा है उसका T20 में, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4 वो सेंचुरियां कर चुका है, 5वीं अगर वो करेगा तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सबसे ज्यादा छक्के 2025 में T20 क्रिकेट में साहबजादा फरहान ने मारे हैं। PSL में अगर आप निकाल कर देखें पाकिस्तान के जो रेगुलर ओपनर्स हैं, सबसे ज्यादा रन साहबजादा फरहान ने बनाए हैं। साहबजादा फरहान टीम में क्यों नहीं है? और अगर वो टीम में नहीं है बेचारा तो उसको क्यों आप इस तरह टीम के साथ घुमा रहे हैं? तो मुझे मतलब मोहम्मद हारिस, ठीक है, अगर आप ये कहें ना कि साहबजादा फरहान के रिप्लेस मोहम्मद हारिस है, तो मोहम्मद हारिस ने भी सिर्फ एक मैच में 100 रन किया है, वो भी कजाफी स्टेडियम की वो पिच थी जब पाकिस्तान 2-0 सीरीज अप था, और उस पिच के ऊपर भी उनकी सेकंड ईयर भी नहीं, थर्ड ईयर बॉलिंग थी बांग्लादेश की, जिसको हराकर आपने यहाँ पर लैप ऑफ ऑनर लिया था। तो साहबजादा फरहान और सुफियान मुकीम, ये 2 तब्दीलियां मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में बनती हैं। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसमें पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ और उनको 5 रन से शिकस्त दी। ऐसा मैच खेला कि उसी मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए डरते हुए भारतीय जो हैं वो दुम दबाकर निकल गए और वो आने बहाने ढूंढने लगे कि जनाब किसी तरह इनसे जान छुट जाए। अगर हम उस मैदान में तो हम 6-0 हारे ही हैं, लेकिन अगर इस मैदान में भी हार जाएंगे तो वापस इंडिया जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और यही सूरत हाल सबसे पहले तो देखा ना जनाब, इरफान पठान ने वो जो मस्खरा सा एक है वो मौका ढूंढ रहा होता है किसी तरह मैं अपनी जो है ना असलियत सामने लेके आऊं मीडिया के, तो सबसे पहले उसने कहा ठीक है, उसकी अफरीदी से पहले भी लगती है, लेकिन शाहिद भाई का बड़ापन है। शाहिद भाई ने पहले भी कहा कि आपको पहले भी पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है तो आप आते ही ना। ये सारा कुछ सारी चीजें सामने रखते हुए देख के मैनेज कर लिया, लोग तैयार थे, टिकट्स परचेज कर ली गई और फिर आप जो अपनी असलियत दिखा दी है। तो इरफान पठान को देखते हुए मजबूरी थी यूसुफ पठान, और कहा यह जा रहा है कि शायद भारत में रहने के लिए ना उन्होंने ये बिल पे कर दिया है, इस साल का बिल पे कर दिया जनाब, क्योंकि बिल पे करना पड़ता है ना मुसलमानों को भारत में रहने के लिए। इस तरह की हिंदुत्व सोच है भारतीयों की और जाहिर है बीजेपी गवर्नमेंट है। तो ये सारी सूरत को देखते हुए इरफान पठान और यूसुफ पठान जो है उन्होंने अपने आप को क्लियर करवाया। जब उन्होंने अपने आप को क्लियर करवा लिया तो फिर हरभजन सिंह ने कहा कि जनाब ये तो सिखों पे भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा है, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। फिर हरभजन सिंह भी आगे आ गए, ठीक है। हरभजन सिंह को देखते हुए फिर सुरेश रैना थे और वो शेखर धवन थे, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको तनकीद का सामना करना पड़ा है भारत में रहते हुए भी, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, वहां पर रहने के लिए इनकी मजबूरी थी इस तरह की भोंडी हरकतें करना। तो इसका फायदा बहरहाल बिल आखिर पाकिस्तान को है कि हम अपर हैंड थे, हमने कहा कि आए खेले, मोस्ट वेलकम। शाहिद भाई ने कहा कि खेल को सियासत दूर रखे, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। और शाहिद अफरीदी ने ही कहा था कि आप जितने मर्जी अच्छे भारतीयों के साथ हो जाए, उनका इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट करें। इनके यहाँ पर जर्नलिस्ट भी आते हो तो हम उन्हें सड़कों पर बिठाते हैं कि हमारे मेहमान हैं, हम इस तरह के मेहमान नवाज लोग हैं। लेकिन इनके लिए हमने ये सब किया। मेरे ख्याल पाकिस्तानी कौम को भी सोचना पड़ेगा कि हम मेहमान नवाज तो हैं, लेकिन इस तरह के घटिया लोगों के साथ उन्हीं के लेवल पर आकर बात करनी चाहिए, उन्हीं के लेवल पर आकर खेलना चाहिए। मामला कुछ ही हुआ कि कल संडे के रोज पाकिस्तान वर्सेस इंडियन लेजेंड्स मैच था जो कि मनसूख कर दिया गया, दोनों टीम्स को पॉइंट दे दिए। मैच से एक रात पहले जनाब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे क्योंकि वो बड़े लड़के लेके आए हैं। ये वो लड़के हैं जो उनके मुल्क में उनके आर्मी चीफ के साथ खड़े होते हैं, उनके मुल्क में अपने मुल्क के लिए बोलते हैं और बारहा दफा कहते हैं कि हमने भारत को, उनके सिविलियंस को कुछ नहीं कहा, हमने जो भी किया रिस्पॉन्स में किया, लेकिन इसके बावजूद बिल पे कर दिया सही साहब इस साल का रहने का 2025 का इन दो भाइयों ने, ठीक है। और साथ सिखों के साथ जो हो रहा है, देखिए सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं कि 2003 में इरफान पठान का डेब्यू हुआ था इंडिया की टीम के लिए,
हम भी उस वक्त ज़ाहिर है कि बचपन में थे, तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि भारत की टीम में एक मुसलमान खिलाड़ी की एंट्री हुई है। और पाकिस्तान में जितनी मकबूलियत थी उन दिनों इरफान पठान की, टेस्ट सीरीज़ भी वो खेलने के लिए यहाँ पर आए थे, तो मुझे नहीं लगता कि जितना मोहब्बत, जितनी प्यार पाकिस्तान के लोगों ने इरफान पठान को दी है, उसके बदले में इरफान पठान को ये करना चाहिए था। और मैं अगर आपको बताऊं तो शायद इरफान पठान किसी और मुल्क में रहते होते वो तो ये हरकत ना करते। अब आपने स्टोरी बिल्कुल ठीक बयान की है। इस पूरे मामले को इनिशिएट जो है वो इरफान पठान और हरभजन सिंह की जानिब से किया गया है, जिसमें फिर बाद में सुरेश रैना और शिखर धवन और यूसुफ पठान भी जो है वो शामिल हुए हैं। तो लग ये रहा है बज़ाहिर कि इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व की बुनियाद पर एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत बनी हुई है, वो एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को इस फेज़ के ऊपर ले आई है कि उन्हें आए रोज़ हर 24 घंटे में एक मरतबा भारत के साथ अपनी वफादारी किसी न किसी बहाने से साबित करनी होती है। और इस वफादारी को साबित करने के लिए ही ये ओछी हरकतों पे जो है वो उतर आए हैं अब। और मुझे नहीं पता कि ये कौन सी ऐसी मेंटालिटी है, किस किस्म की ये तंग नज़री है कि आप ये कहते हैं कि जी हमने उस इवेंट के अंदर, जिसके ऑर्गेनाइजर्स इंडियंस हैं, उन इंडियन ने जब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया तो उनकी नहीं एफिलिएशन ख़राब हुई इंडिया के साथ, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को क्यों बुलाया? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की टीम को बुला लिया, स्केड्यूल कब आया होगा आपके पास? आप अंधे थे, आपको नजर नहीं आ रहा कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 20 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाएगा? आपको सिर्फ एक दिन पहले ही जाकर ये क्यों याद आया कि हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना और हमारी जो वफादारी है वो स्टेक पर लग जाएगी? आपको उस वक्त याद क्यों नहीं है जब आप करोड़ों डॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच रखा गया। पाकिस्तान इंडिया के मैच से एक दिन पहले हरभजन सिंह, वो हरभजन सिंह जो कल कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत दुश्मनों के साथ नहीं खेलना है, वो भारत के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के एक जो पाकिस्तानी नयाज यूके के शहरी हैं, उनके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हुए आपको याद नहीं आया था कि पाकिस्तान आपका दुश्मन मुल्क है? फ्री का खाना। आप लोगों को कॉमनवेल्थ गेम में चाइना के खिलाफ खेलते हुए ये याद नहीं आया था कि अक्साई चैन में जो कुसोन मारे हैं उन्होंने आपको, क्योंकि वो अक्साई चैन का जो जोन है वो यानी उसमें असला लाने की इजाज़त नहीं है, तो वहां पर तो मुक्के मार मार के चाइना के फौजियों ने आपके फौजियों के मुंह तोड़ दिए थे। उस वक्त याद नहीं है आपको कि आपने वफादारी साबित करनी है? अच्छा, अब ये कर दिया ना, अब अगर ये कर दिया तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, अब मर्द के बच्चे बने और इस बात के ऊपर कायम रहे कि हमने पाकिस्तान के साथ कहीं भी नहीं खेलना। हाँ। मर्द के बच्चे बने, इस बात के ऊपर कायम रहे कि हमने चाइना के साथ कहीं भी नहीं खेलना। मैं देखता हूं आईसीसी किस तरह चलती है, मैं देखता हूं स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री किस तरह चलती है, मैं देखता हूं इंडियन ब्रॉडकास्टर किस तरह पैसे कमाते हैं। आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि यहां पर पाकिस्तान की टीम ने आकर मैच खेलना है? टीम शीट नहीं पड़ी थी, उसके अंदर शाहिद अफरीदी का नाम नहीं था, उस वक्त नहीं नजर आया था। तो भाई हम भी यहां खड़े हुए हैं, शाहिद अफरीदी भी यहां खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की टीम जहां जहां जाएगी शाहिद अफरीदी वहां रिप्रेजेंट करेगा। शाहिद अफरीदी के पीछे करोड़ों पाकिस्तानी खड़े हैं। अब आप मर्द के बच्चे बने और अपने स्टांस के ऊपर कायम रहे कि हमने पाकिस्तान के साथ कहीं भी नहीं खेलना। पाकिस्तान ने जब से आपके जहाज गिराए है ना, उस वक्त से पाकिस्तान ने आपको स्नूकर में हराया है, पाकिस्तान ने आपको एमएमए में हराया है, पाकिस्तान ने आपको वॉलीबॉल में हराया है, पाकिस्तान ने आपको बेसबॉल में 14-1 से मैच हराया है। और उस दिन आपको मर्सी क्लॉज यूज करनी पड़ी थी, जिसका मतलब पंजाबी में अगर मैं आपको समझाऊं ना तो आप तरले करने पर आ गए थे कि हमारी जान छोड़ दो, बहुत मार पड़ गई है हमें। ठीक है। तो आपने अगर नहीं खेलना ना पाकिस्तान के साथ, तो आप इस बात के ऊपर कायम रहें और इंडिया अपने स्टांस को, ये जो एक्सट्रीमिस्ट इंडिया है जिसने सेकुलर इंडिया की ऐसी की तैसी फेंक के रख दी है हिंदुत्व की बुनियाद पर, उन्हें यह कहें कि अब मर्द के बच्चे बने और अपने स्टांस पर कायम रहें और इंडिया के किसी भी दुश्मन मुल्क से आप स्पोर्ट्स में नहीं खेलना। मैं देखता हूं स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री कैसे चलती है। और बीसीसीआई को चलाकर दिखाएं, इसके साथ साथ आईसीसी को चलाकर ब्रॉडकास्टर का पेट भर के दिखाएं जिन्होंने आपको इतने सारे डॉलर्स दिए और वो सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर दिए कि भारत के पाकिस्तान के साथ मैच हो। जब भी पाकिस्तान भारत मैच होगा इन लोगों की कमाई होगी, इसके बगैर ये नहीं रह सकती। टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया है और इसी को बेस बना के अब एशिया कप के हवाले से भी कुछ बातें आ रही कि एशिया कप का बायकॉट शायद ये भारतीय कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो असलियत है वो हम सबको पता है। कल के शो में इस पर भी हम बात करते हैं, फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एशिया कप आया बायकॉट करेगा और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। बीइंग चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी साहब को और वो जो ढाका में मीटिंग थी उस हवाले से बात करेंगे कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।